न्यूक्लियर फोर्सेस, एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को किसने बांध के रखा? बाइंडिंग एनर्जी ने। तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को बांध के रखती है। न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो न्यूक्लियस को बांध के रखती है, क्योंकि एक जगह पे एनर्जी पे उसी जगह पे फोर्स भी है। तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो होल्ड करती है टुगेदर न्यूक्लियॉन्स। और जबकि न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, फिर भी उसको बांध के रखती है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स का ये ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने को आता है। न्यूक्लियर फोर्स का डिस्टेंस के साथ ग्राफ मार्क करें तो ये ग्राफ पहले नीचे जाता है, फिर एकदम ऊपर उठ जाता है। और डिस्कस करें ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स जो है वो पेयर ऑफ प्रोटॉन में भी होती है, न्यूट्रॉन में भी होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी होती है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है। न्यूक्लियर फोर्सेस का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है कि मीटर और 2 मीटर 3 मीटर पे लगती नहीं है, ये तो फर्मी पे लगती है, बहुत छोटे न्यूक्लियस के अंदर लगती है। वेरिएशन आपने याद रखनी है। और ये जो इसके अंदर ये गिवन है कि व्हेन न्यूक्लियॉन्स आर मोर ब्रॉट क्लोजर, जब न्यूक्लियॉन्स पास आते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती हैं। जब दो न्यूक्लियॉन्स पास लेके आते हो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, पार्टिकल्स अट्रैक्ट करेंगे। पर जब इनका डिस्टेंस 0.5 फर्मी से कम हो जाता है तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाती हैं? स्ट्रांगली रिपल्सिव हो जाती हैं। पहले अट्रैक्टिव होती हैं, बहुत पास आने पे रिपल्सिव हो जाती हैं। इसलिए आपका ग्राफ पहले नीचे से कहां उठ जाता है? ऊपर। वेरिएशन चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं, 1 नंबर में कुछ भी ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी के अंदर आपको एक प्रिंट आउट ये कुछ ऐसे गिवन होगा जिसमें ग्राफ प्लॉट किया गया किसका? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। वाई एक्सिस पे न्यूट्रॉन्स हैं और एक्स एक्सिस में प्रोटॉन्स हैं। सभी एलिमेंट्स जितने भी पीरियोडिक टेबल में हैं सबको प्लॉट कर दिया और वो प्लॉट करके ऐसा ग्राफ प्लॉट किया गया। एक लाइन है n इज इक्वल टू जेड लाइन। जब n और z, n का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये अगर बराबर होंगे तो स्ट्रेट लाइन कहां से पास करेगी? 45 डिग्री पे ओरिजिन से पास करेगी, ऐसे। लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने मान लो कार्बन उठाया, एल्यूमिनियम उठाया, आयरन उठाया, उनमें n और z की वैल्यूज होंगी, प्लॉट किया। मान लो किसी में n की वैल्यू 10 है, किसी में z की वैल्यू 15 है, तो n और z को प्लॉट किया, ये n है और ये z है, प्लॉट करके ये ग्राफ बना। ये प्लॉटिंग है। प्लॉटिंग में थोड़ा और नजदीक से देखेंगे तो ये डार्क सर्कल्स हैं, ये डार्क सर्कल्स हैं और कुछ वाइट सर्कल्स हैं। जो तो डार्क सर्कल्स हैं वो स्टेबल एलिमेंट्स हैं सारे। तो ये देखा गया जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं वो इस रास्ते पे उनकी प्लॉटिंग n और z की ये रही, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का ये प्लॉटिंग हुई। और आप मेरे पास एक चीज लेके आए, आपने कहा सर मेरे पास एक एलिमेंट है, क्या बता सकते हो ये स्टेबल क्या अनस्टेबल है? मैंने सिर्फ ये पूछना है कि n क्या है और z क्या है। n और z प्लॉट करके मान लो मेरा प्लॉटिंग यहां पे आ गया और एक और एलिमेंट है उसकी प्लॉटिंग यहां पे आ गई। अगर ये काले सर्कल के आसपास नहीं आती, बहुत दूर आती हैं, गारंटेड अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबल एलिमेंट सारे इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो इसलिए ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कुछ ज्यादा ही हो गए, 140 हो गए। और इसलिए ये भी अनस्टेबल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मान लो 90 और 100 हो गए। इतने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन न्यूक्लियस के लिए संभालने बहुत मुश्किल है, इतने संभाल नहीं पाएगा। बाइंडिंग एनर्जी कमजोर पड़ जाएगी, उसको तोड़ना आसान हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये ग्राफ सिर्फ यही रिप्रेजेंट करता है। तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए।